सो हेलो माय डियर पैरामेडिक्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बिहार पैरामेडिकल 2022 में जो आने वाला है उसके लिए साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को कर रहे हैं और आज ये छठा क्लास है ना। अगर आप 5 क्लास को नहीं देखे हैं तो यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको 5 क्लास मिल जाएगा है ना, और जाके देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बिहार पैरामेडिकल में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और कई सालों से ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और एक बार आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने डियर फ्रेंड्स लोग के साथ, है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका सिलेबस आ चुका है यहाँ पे, आपका सिलेबस को भूलना नहीं है, ठीक है, सिलेबस को कतई नहीं भूलना है ना। सिलेबस देखिए 2 घंटा 15 मिनट का आप लोग का टाइमिंग रहेगा, ये सिलेबस रहेगा। इतना क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 90 क्वेश्चन और 450 मार्क्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर एक अति में हम हर एक वीडियो में आपको जो है, हर एक लाइव में जो है हम आपको सिलेबस बताते हैं। क्यों बताते हैं पता है? क्योंकि आपको सिलेबस कभी नहीं भूलना है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं। नाइट्रिक एसिड का क्या बी में नाइट्रिक एसिड का निर्माण करने के लिए जल के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं। अमोनिया के साथ अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तन कर देते हैं। बताइए तो क्यों करते हैं नाइट्रीकरण? किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के नाम से जाना जाता है? बताइए तो यहाँ पे देखिए माय डियर पैरामेडिक्स, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो इसका हो जाएगा, यहाँ पे अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन, जो है अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रीकरण कहलाता है ना, नाइट्रीकरण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग सही जवाब दिए थे उन सभी का, जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक किए थे उन सभी का बिल्कुल सही जवाब था। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कह रहा है बैक्टीरिया की वृद्धि डैश के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा बैक्टीरिया की यहाँ पे जो है ये मापा जाता है ना। बैक्टीरिया का जो वृद्धि है किसके द्वारा मापा जाता है? बताइए तो हिमेसीमीटर, उसके बाद फोटोमीटर, उसके बाद कैलोरीमीटर, उसके बाद कैलोरीमीटर और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सेनोमीटर। तो देखिए यहाँ पे माय डियर पैरामेडिक्स, यहाँ पे बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर देखिएगा कि बैक्टीरिया की वृद्धि को जो मापा जाता है वो कौन से ऐसे मीटर है जिसके द्वारा जो है मापा जाता है। आपको यही जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टिक कर रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो आ चुके हैं यहाँ पे वीडियो प्लेयर जी, म्यूजिक वीडियो प्लेयर, मोनिका कुमारी, रौनक कुमार, रोशनी परवीन, रौनक कुमारी, ये सभी लोग हैं, प्रियंका कुमारी, है ना। तो ये सभी लोग हैं। चलिए मोनिका कुमारी भी जुड़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ना, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको जो बैक्टीरिया की वृद्धि को मापा जाता है वो आपको मापा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। बैक्टीरिया की वृद्धि को मापा जाता है ना, बैक्टीरिया में कितना % वृद्धि हो रहा है इस चीज को मापने के लिए जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं या रहने दूं। चलिए थोड़ा जूम कर लिया हूं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा चिकनी क्या स्मूथ मांसपेशियां डैश में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पैरों की मांसपेशियों में, भुजाओं की मांसपेशियों में, एंड उसके बाद आपको अग्नाशय की मांसपेशियों में, हर्ट में। तो बताइए तो मांसपेशियां यानी चिकनी यानी कि स्मूथ मांसपेशी जो है कहाँ पे पाया जाता है? पैरों की मांसपेशी में तो पाया नहीं जाता है, वहां पे थोड़ा हार्ड होता है, यहाँ पे चमड़ी जो होता है। भुजाओं की मांसपेशियों में, भुजा में थोड़ा भी हार्ड होता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो देखिएगा हर्ट में भी थोड़ा हार्ड होता है, हर्ट में तो होता है लेकिन थोड़ा हार्ड होता है यहाँ पे, है ना, हर्ट में। यानी कि स्मूथ जो मांसपेशी होता है वो आपको अग्नाशय की होता है, यानी पेन क्रियाज की। चलिए इसका राइट आंसर माय डियर पैरामेडिक्स, जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक किया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ दोस्तों, आपको डेली 7:30 बजे क्लासेस चलती है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। जो भी लोग टाइम पूछ रहे थे जवाब ले लीजिएगा। यहाँ पे 7:30 बजे डेली आपको क्लासेस दी जाती है, आप लोग डेली जुड़िए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे अमाशय में जो है, अमाशय में स्मूथ मांसपेशी पाया
पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती, जिसमें जो है विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पेलिनोलॉजी कहलाता है, फिलोगेनी कहलाता है, एंड उसके बाद पूरा वनस्पति विज्ञान कहलाता है, यानी है ना पूरा वनस्पति विज्ञान कहलाता है। उसके बाद जीवाश्म विज्ञान, यानी है ना जीवाश्म विज्ञान। तो बताइए तो माय पैरामेडिक्स आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान की वह कौन सा ब्रांच है जिसमें जो है हम लोग सूक्ष्म जीवों का विलुप्त सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जो भी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो विलुप्त हो चुके हैं उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो बायोलॉजी का ऐसा कौन सा ब्रांच है जिसमें यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो देखिए माय पैरामेडिक्स यहाँ पे जो भी लोग जीवाश्म विज्ञान के बारे में बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। जीवाश्म विज्ञान को जो भी लोग टिक कर रहे हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन को जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है फोटो रेस्पायरेशन का यानी अंत स्तर है, फ्रक्टोज है, पायरुविक एसिड है, ग्लाइकोलेट है, ग्लूकोज है। तो बताइए तो माय डियर पैरामेडिक्स फोटो रेस्पायरेशन का यानी अंत स्तर होता है, अंत यहाँ पे अंध लिखा हुआ है ना, तो देखिएगा है ना। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा माय डियर पैरामेडिक्स। यहाँ पे देखिएगा ग्लाइकोलेट जो है, ग्लाइकोलेट फोटो एस्पायरेशन का अंधा भाग है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चलिए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ चुके हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। ये आपसे पूछ रहा है एक वस्तु प्रारंभिक वेग 4 के साथ ऊपर फेंका गया है, अगर गुरुत्व के कारण गुरुत्व त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान जी है ना, तो जी तो होवे करता है, तो वह हवा में कितनी देर तक रहेगा? यू बट्टा जी रहेगा, जी बट्टा यू रहेगा, 2u बट्टा यहाँ पे 2u बट्टा जी रहेगा, एंड उसके बाद यू बट्टा 2g रहेगा। तो बताइए तो माय डियर पैरामेडिक्स आप लोग इसका राइट आंसर। देखिए कोई भी वस्तु प्रारंभिक वेग 4 के साथ ऊपर फेंका जाता है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजदार क्वेश्चन है लेकिन आपको ध्यान देना है। चलिए इसका राइट आंसर आपको दे देना है। चलिए माय डियर पैरामेडिक्स यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे यू बट्टा जी टिक कर रहे हैं, क्या यू बट्टा है ना, तो यू बट्टा जी को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पे जो है ये 4 नहीं है, क्या म्यू है, क्या यू है ना, यू है। तो यहाँ पे देखिएगा माय डियर पैरामेडिक्स है ना, तो म्यू है ये है ना, 4 नहीं है ये म्यू है, 4 टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये इस तरीके से म्यू लिखा जाता है, ये म्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो म्यू बट्टा हो जाएगा म्यू बट्टा जी है ना, म्यू बट्टा जी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, थोड़ा टाइम ले रहा है तो खुल चुका है ये क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा है फिजिक्स से ये क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। चलिए फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व करना है एंड उसके बाद बताना है। तो देखिए माय डियर पैरामेडिक्स यहाँ पे आपको कह रहा है 2 पिंड है, क्या 2 पिंड है, यहाँ पे 1 पिंड है और यहाँ पे 1 पिंड है ना। इसके बीच इनकी मात्रा जो है जिनकी मात्रा 1 kg है, क्या 1 kg है, 1 kg है ना, 1 kg है, 1 kg है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, 1 मीटर चलिए मान लेते हैं 1 मीटर है। उनके बीच आकर्षण बल यानी आकर्षण बल पूछ रहा है आपसे है ना। तो आकर्षण बल आपको बताइए तो कितना होगा, आकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा आप लोग निकाल के बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा माय डियर पैरामेडिक्स आप लोग आकर्षण बल जब निकालिएगा तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को कितना आएगा, सो हम बता देते हैं। तो देखिए इतना आएगा आप लोग को है ना। तो आप लोग जो है यहाँ पे माय डियर पैरामेडिक्स आपको मैं फॉर्मूला थोड़ा हिंट्स देता हूं ताकि आप बना पाइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा है ना, ये 9.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 7 नंबर का, जो भी लोग यहाँ पे ए नंबर टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रियंका कुमारी सही जवाब दी है, उसके बाद निशा
यादव सही जवाब दी है। उसके बाद वहाँ पे मोनिका भारती है, मोनिका कुमारी है, ये लोग भी सही जवाब दे रहे हैं। म्यूजिक वीडियो प्लेयर जी हैं, राजू कुमार है, ये सभी लोग जो है बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। बाकी लोग भी सही आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है देखिएगा। ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, कुछ पूछ रहा है ना, तो बताइए इसका क्या पूछ रहा है। क्या कारण है कि चंद्रमा पर धमनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या होता है ये आप देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऐसा है क्या। ध्वनि के गमन है तो माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं है। चंद्रमा पर गुरुत्व बल पृथ्वी की अपेक्षा कम है। तो इसका राइट आंसर चारों में से दीजिए। तो वहाँ पे एक बात भी याद रखिएगा कि वहाँ पे क्या है, निर्वात है। क्या निर्वात है, वहाँ पे निर्वात है, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो जब चंद्रमा पर धमनी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों नहीं जा पाती है बताइए। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग यहाँ पे दे रहे हैं कि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, तो कैसे यहाँ पे धमनी जाएगा, है ना। धमनी जो है कैसे जाएगा जब चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। तो चलिए कैसे आ जाएगा, जब वायुमंडल ही नहीं है तो कैसे जाई, साउंड जो है वो कैसे जाए। हम यहाँ बोलेंगे चांद पे थोड़ी, चांद पर जब हम लोग बोलेंगे तो थोड़ी सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है और खुल चुका है आपके बीच। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। हमारे पैरामेडिक्स अपने क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर देना है आप लोग को। क्या कह रहा है, दो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर रखे हुए हैं। अगर इनके बीच का एक वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी बताइए। तो जब 60 मीटर यहाँ पे क्या कर रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस है ना, 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं और इनके बीच में जो है एक प्रतिबिंब आ जाता है, एक वस्तु आ जाता है, तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी ये आपसे पूछ रहा है। ये आप 12th में पढ़े होंगे, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर देखिए माय डियर पैरामेडिक्स, यहाँ पे 5 बनेगा, है ना, सिंपली 5 बनेगा। आप लोग को याद रखना है 60 डिग्री पर जखन ये पहुंचेगा प्लेन मिरर में तो 5 नंबर को टिक कर दीजिएगा। चलिए जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ रहा है ताप विकिरण का वेग है क्या, वेग प्रकाश के वेग से कम होता है क्या। ताप विकिरण का वेग प्रकाश वेग से कम होता है, प्रकाश वेग के बराबर होता है, प्रकाश वेग से ज्यादा होता है, ध्वनि वेग के बराबर होता है। तो बताइए तो ये क्या होता है, ताप विकिरण जो है क्या, ताप विकिरण का वेग किसके बराबर होता है बताइए तो, या फिर किसके ज्यादा होता है। तो बताइए आप लोग, है ना। तो देखिए ये क्या होता है कि प्रकाश वेग के बराबर होता है। क्या, ताप विकिरण वेग जो होता है वो प्रकाश वेग के बराबर होता है ना, प्रकाश वेग के बराबर होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आने ही वाला आपके स्क्रीन पे। तो इसका आंसर जो है जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये खुल चुका है। चलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि घर के विद्युत में सुरक्षा है तो फ्यूज तार किस प्रकार का होना चाहिए बताइए। तो उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए, ठीक है। निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। बताइए तो क्या होना चाहिए। यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद बी में कह रहा है लो रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है लो रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। एंड उसके बाद कह रहा है डी में हाई रेसिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। बताइए तो क्या होना चाहिए। फ्यूज जो आप लोग यूज करते हैं उसका तार कैसा होना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। आप लोग घर में फ्यूज लगाते हैं ना, बोर्ड में जो लगाते हैं, अभी भी आपके घर में जो बिजली जल रहा है बॉल वो बोर्डे के द्वारा जल रहा है, उसमें फ्यूज देखिएगा कैसन लगा है, कथी के तार के लगल है, तो ये आप देखिएगा जाके, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस तार का रहना चाहिए या फिर मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई रहना चाहिए। बताइए तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए, है ना। प्रतिरोध यानी कि हाई रेसिस्टेंस उसका होना चाहिए, यानी कि उसका जो
प्रतिरोध क्षमता है, प्रतिरोध क्षमता हाई होना चाहिए, है ना। और गलनांक की जल्दी गल जाए लोग, यानी कि गलनांक जल्दी रहेगा तब ना, यानी कि वोल्टेज हाई होगा। वोल्टेज अगर आपके घर में हाई हुआ, क्या वोल्टेज अगर आपके घर में हाई हुआ कि चट से फ्यूज उड़ जाता है ना। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि उसका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ना, इसी वजह से वो जो है जल्दी से गल जाता है। चलिए, और आपके टीवी, पंखा, बल्ब ये सब उड़ने से बच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, सॉरी, इसका जो भी लोग यहाँ पे डी नंबर जवाब दिए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बताइए, क्या पूछ रहा है? तो ये आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ रहा है हमारे सौर मंडल, क्या हमारे सौर मंडल या मंडल यानी कि सोलर सिस्टम में कितने ग्रह यानी कि प्लेनेट है। तो ये तो आप लोग 8वां क्लास में पढ़े हैं, इसका जवाब तो एक के चुटकी में दे दीजिएगा आप लोग। लीजिए, आपको 5 नंबर मिल गया। बताइए, तो देखिए इसका जवाब तो एक के बार में आप दे दिए, है ना। तो इसका जवाब तो आप लोग एक के बार में दे दिए हैं। तो देखिए इसका जो है आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 9 गो ग्रह है ना, 9 गो ग्रह है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, क्या कर रहा है, फिजिक्स से आज ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए, सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य के अंदर होता है, सूर्य के अंदर होता है नाभिकीय विखंडन। क्या होता है? सौर ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य के अंदर क्या होने के कारण होता है ना, आपसे ये पूछ रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को देना है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, देखिएगा क्वेश्चन और आंसर टिक करना है। चलिए इसका ऑप्शंस में है नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन, और उसके बाद उसके बाद नाभिकीय, उसके बाद आपको बी में कर रहा है नाभिकीय संलयन, और उसके बाद बी ए में कर रहा है नाभिकीय विखंडन, और सी में कर रहा है नाभिकीय विखंडन एवं संलयन अभिक्रिया। उसके बाद लेसर किरण उत्पादन, लेसर रे प्रोडक्शन। तो बताइए तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य के अंदर क्या होता है जिसके कारण ये सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो देखिए माय डियर पैरामेडिक्स, ये क्या होता है कि यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। क्या? नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन को जो भी लोग टिक किए, न्यूक्लियर फिजन को टिक किया, न्यूक्लियर फ्यूजन को टिक किया, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे, ये जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया बी, नाभिकीय संलयन। दोस्तों इस PDF को जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होता है, क्या डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे होता है, एक एरो का निशान दिखेगा आपको, है ना। तो किस तरीके से एरो का निशान रहता है ये आप देख लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पे आपको जो निशान रहेगा वो आपको रहेगा इस तरीके से निशान रहेगा, आपको यहाँ पे टच करना है, प्यारा सा टच करना है, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, है ना। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, है ना। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको ये PDF मिल जाएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, हमारी मंदाकिनी की आवृत्ति है, हमारी मंदाकिनी की आवृत्ति है, कितनी आवृत्ति है बताइए तो। हेलो बताइए, हाँ बताइए, आप ही लोग से कह रहे हैं, बताइए। तो मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी की आवृत्ति है कितनी है, हमारी मंदाकिनी की आवृत्ति है कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। दीर्घवृत्तीय है, उसके बाद वृत्ताकार है, उसके बाद सर्पिल है यानी स्पाइरल है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अतिपरवलयिक है ना, अतिपरवलयिक है यानी कि हाइपरबोलिक है। बताइए क्या है? तो यहाँ पे हमारी मंदाकिनी की आवृत्ति जो है क्या है बताइए तो यहाँ पे माय डियर पैरामेडिक्स, यहाँ पे आप लोग का जो हो जाएगा, यहाँ पे सर्पिल हो जाएगा। क्या? सर्पिल यानी कि स्पाइरल। जो भी लोग टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है यानी आयनिक कंपाउंड है। बताइए तो HCN है, HCl है ना, सॉरी CCl 4 है, उसके बाद KCl है, और उसके बाद CO2 है। क्या? CO2 है। बताइए तो क्या है यहाँ पे आयनिक कंपाउंड क्या है? ये तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को एकदम से 350-400 नंबर टपा दीजिएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों आप लोग को यहाँ पे इसका राइट आंसर जो भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं KCl है ना, KCl जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए यहाँ पे जो भी लोग KCl को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए यानी कि जो भी लोग C नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, है ना। तो प्रियंका कुमारी और निशा यादव, मोनिका कुमारी, म्यूजिक वीडियो प्लेयर, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे,
और भी बहुत सारे लोग सही जवाब दिए हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि वही लोग दिए हैं। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन हमारे हमारे नहीं, कमरे के ताप पर ठोस होता है, ये बताइए तो सॉलिड होता है। CH क्या पूछ रहा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन आपसे पूछ रहा है कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, सॉरी कमरे के ताप पर जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, CH4 है ना, CH4, और उसके बाद C3H8, उसके बाद आपसे पूछ रहा है, उसके बाद Cg, उसके बाद है CgH18, और उसके बाद है आपसे पूछ रहा है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है, उसके बाद आपको डी नंबर ऑप्शन है C2, क्या C2 एंड O, उसके बाद H4 है ना, H4 यानी 42। चलिए, इसका राइट आंसर दीजिए तो आप लोग। तो माय डियर पैरामेडिक्स, यहाँ पे पूछ रहा है आपको कमरे के ताप पर कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर, जो भी लोग यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है सबसे अधिक बेसिक ऑक्साइड जो होता है, यानी बेसिक ऑक्साइड है यहाँ पे केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। K2 क्या है, K2O नहीं है, K2O है ना। उसके बाद B2O3 है, उसके बाद आपको SO2 है ना, और उसके बाद NO2 है। बताइए तो क्या है। तो यहाँ पे देखिए माय डियर पैरामेडिक्स, यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड जो है वो आपको यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, तो इसका जो बेसिक ऑक्साइड है वो आपको यहाँ पे होगा, क्या होगा बताइए आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग दे रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, है ना। K2O दे रहे हैं जो भी लोग, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, इसका राइट आंसर जो हो गया K2O एक बेसिक ऑक्साइड है, ये चीज़ आप लोग अधिक सबसे अधिक बेसिक ऑक्साइड जो है, यानी सबसे अधिक बेसिक ऑक्साइड जो है वो आपको K2O है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है बड़े बड़े बांधों से होता है, क्या होता है, बड़े बड़े बांधों से क्या होता है, बताइए तो बड़े बड़े बांधों से क्या होता है। यहाँ पे तो आप लोग एक ही बार में टिक कर दीजिएगा कि बड़े बड़े बांधों से क्या होता है ना। तो बड़े बड़े बांध जो होता है वो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होता है ना। किसान लोग जो है वहाँ पे सिंचाई करते हैं, बड़े बड़े बांधों से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है, ये तो आप लोग एक के बार में टिक कर दीजिएगा। चलिए, इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है हमको। और माय डियर पैरामेडिक्स, आप सभी को डेली 7:30 बजे यहाँ पे क्लासेस दी जाती है, आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए, है ना। और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सबको शेयर कीजिए ताकि वो भी एक अच्छे पैरामेडिक्स बन के अपने फैमिली की सेवा करे और उसके बाद पूरे देश की सेवा करे, दुनिया की सेवा करे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बिलियन, क्या बिलियन ABCD है ना, बिलियन ABCD क्या ABCD के pH क्रमशः कितना है, A का pH कितना है, A का pH हो गया आपको 9.5, B का pH कितना हो गया, B का pH कह रहा है 2.5 है ना, C का pH कह रहा है आपको 3.5 एंड डी का pH कह रहा है आपको 5.5 है ना। तो अधिकतम अम्लीय विलयन कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए तो अधिकतम अम्लीय यानी कि अधिकतम जो है एसिडिक सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन कौन होगा, बताइए तो। यहाँ पे आप लोग को जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा सबसे एसिडिक जो होगा वो आपको हो जाएगा, सबसे एसिडिक जो सॉल्यूशन होगा वो आपको माय डियर पेरेंट्स हो जाएगा आपको बी, है ना। तो इसका जवाब है बी। तो बी का कितना हो गया यहाँ पे 2.5 है ना, बी 2.5 है। तो ये जो हो गया आपको अधिकतम जो है एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग बी नंबर ऑप्शन टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है और बी सॉल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग को जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है CuSO4 क्या CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, बताइए तो अवकारक है, बताइए तो कौन सा अवकारक है। तो देखिए यहाँ पे जो अवकारक है एक ही बार में आपको देखिए ही बता दीजिएगा कि Fe जो है वो अवकारक है, क्या Fe
अवकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री पढ़े हैं तो इसका राइट आंसर आप लोग दिए ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% SN है, 10% SN है, इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? पीतल होगा, जर्मन सिल्वर होगा, सोल्डर होगा, ब्रॉन्ज होगा। बताइए तो क्या होगा? 90% आपको Cu और 10% SU होगा, तो मिश्र धातु का नाम क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका राइट आंसर जो भी ब्रॉन्ज टिक कर रहे हैं ये ब्रॉन्ज होगा। क्या ब्रॉन्ज होगा? अगर 90% Cu और 10% SN हो तो आपको ब्रॉन्ज बनेगा, है ना। मिश्र धातु का नाम जो है वो ब्रॉन्ज होगा। चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग यहाँ पे ब्रॉन्ज टिक किए हैं, इसका राइट आंसर जो भी लोग ब्रॉन्ज को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, निम्नलिखित में से केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम में sp3 है क्या? sp3 पर संकरित होते हैं क्या? sp3 पर संकरित होते हैं आपको pc5 में, है ना, pc5 में। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स pc5 में, और उसके बाद आपको कह रहा है pc5 में इस तरीके से है, pc5 जो है आपको इस तरीके से है, उसका CO2 जो है इस तरीके से है, NH3 जो है इस तरीके से है ना। टाइपिंग वाला को थोड़ा समझाना पड़ेगा हमको। चलिए SH जो है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे इस तरीके से है। और आपको यहाँ पे सेंट्रल एटम में sp3 पर संकरित होते हैं, क्या होते हैं आपको यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए ये प्रसंकरित होते हैं, किसमें प्रसंकरित होते हैं बताइए तो यहाँ पे जो होते हैं ये आपको होते हैं प्रसंकरित NH3 में, क्या NH3 में प्रसंकरित होते हैं। चलिए sp3 जो है sp3 सेंट्रल एटम में sp3 जो है प्रसंकरित होते हैं NH3 में। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों में एक द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट शून्य होगा। क्या शून्य होगा? बताइए तो शून्य होगा, किसमें शून्य होगा? तो CCl4 में शून्य होगा। उसके बाद HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोफ्लोरिक, और उसके बाद NH यानी कि HN3 में। उसके बाद आपको डी में कह रहा है SO2 में। बताइए तो किसमें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो शून्य होगा, किसमें बताइए तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लोग बी नंबर HF को टिक कर रहे हैं, HF को, वो हाइड्रोफ्लोरिक को, वो सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए बी ने हाइड्रोफ्लोरिक डाइपोल मोमेंट जो है शून्य होता है, ये आपको HF में हो जाता है ना, HF में हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पे कह रहा है, बायोलॉजी के ये क्वेश्चन है। कह रहा है, वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? बताइए तो लुईस पास्चर ने किया, एंटोनी वान लुएनहोयक ने किया, उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, उसके बाद एडवर्ड जीनर ने किया। बताइए तो कौन किया? वैक्सीन का खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? बताइए तो कौन से ऐसे साहब हैं जिनके द्वारा वैक्सीन का आविष्कार किया गया? बताइए तो यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हो गया एडवर्ड जीनर नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने वैक्सीन का खोज किया। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी को यहाँ पे महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी और हमारे चैनल की तरफ से, यानी आपके और आपके इस YouTube चैनल की तरफ से, रिप्लिकेशन ऑफ मनु की तरफ से महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी बधाई हो। चलिए यहाँ पे आपको 25 नंबर क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन। खाद एक प्रकार का है, क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, उसके बाद रासायनिक पदार्थ है, उसके बाद पौधों एवं जंतुओं के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दोनों ए और बी दोनों सही है। बताइए तो कौन है हुआ? खाद एक प्रकार का क्या है? बताइए तो आप लोग जो खाद एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वो आपको हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ भी हो गया और उसके बाद रासायनिक पदार्थ भी हो गया, है ना। ये दोनों है, ए और बी। इसका राइट आंसर जो है ए और बी है ना। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आप जो भी लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आज का यहीं तक रखते हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अपने इस YouTube चैनल रिप्लिकेशन ऑफ मनु की तरफ से। अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये PDF वहीं पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं 6:30 बजे। चलिए दोस्तों, सॉरी 7:30 बजे, है ना, 7:30 बजे मिलते हैं। 7:30 बजे का आप लोग का टाइमिंग है, कितना? 7:30 बजे। 7:30 बजे आप लोग को डेली जुड़ना है। चलिए अगले दिन मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।